नमस्कार दोस्तों, डार्क एनर्जी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो चलिए सेकंड पार्ट में हम डार्क एनर्जी के विषय में और कुछ बातें एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, पिछले पार्ट में हम डार्क एनर्जी और ब्रह्मांड के विस्तार के विषय में बात कर रहे थे। तो ये विस्तार की दर गैलेक्सी GNZ11 के लिए मापी गई है, जो अब तक खोजी गई सबसे पुरानी गैलेक्सीज़ में से एक है, जिसे हम तब देखते हैं जब ब्रह्मांड सिर्फ 400 मिलियन वर्ष पुराना था। और अनुमान है कि 32 बिलियन लाइट ईयर्स दूर स्थित इस गैलेक्सी को डार्क एनर्जी अंतरिक्ष के ढांचे में इस दर से फैला रही है कि गैलेक्सी GNZ11 हमसे 4,26,882 माइल्स पर सेकंड या 6,87,000 किलोमीटर पर सेकंड की अनुमानित गति से दूर जा रही है, अर्थात प्रकाश की गति से भी दुगनी गति से ज़्यादा। और दोस्तों, यह बात सत्य है कि कोई भी वस्तु स्पेस में प्रकाश की गति 1,86,282 माइल्स पर सेकंड से अधिक तेज अंतरिक्ष में यात्रा नहीं कर सकती। लेकिन डार्क एनर्जी यह शो करती है कि अंतरिक्ष का ढांचा स्वयं ऐसी स्पीड लिमिट से बंधा हुआ नहीं है और यहाँ एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन हो रहा है। परंतु जैसे ही आकाशगंगाएं आपस में अलग होती हैं और ये आकाशगंगाएं अपना आकार लेकिन बनाए रखती हैं और ब्रह्मांड के एक अन्य अंधेरे पहलू डार्क मैटर के कारण आंतरिक रूप से नहीं फैलती हैं, उनका स्वयं का स्ट्रक्चर बना रहता है। और दोस्तों, आप इनके समान नामों से भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, जिन्हें कभी कभी एक साथ हम ग्रुप में रखते हैं और डार्क यूनिवर्स के रूप में इनको वर्णित किया जाता है, और ये कुछ ऊपरी समानताओं को छोड़कर आपस में रिलेटेड नहीं है। ब्रह्मांड के ये दोनों ही पहलू रहस्यमय हैं और अब तक उनकी व्याख्या नहीं की जा सकी है, और दोनों का प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली पता भी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि उनके अस्तित्व का अनुमान विजिबल मैटर पर उनके प्रभाव से ही लगाया जा सकता है। लेकिन डार्क एनर्जी को केवल डार्क मैटर के एनर्जी इक्विवेलेंट ऊर्जा समतुल्य के रूप में सोचना गलत है। डार्क मैटर लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, जबकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने परमाणुओं से बना पदार्थ प्रकाश के साथ इंटरैक्ट करता है, और यह कणों के बैरियन परिवार का हिस्सा है, जो हमें हर दिन अपने चारों तरफ हम जो वस्तु देखते हैं वो इसी से बनी है, और इसे बैरियोनिक मैटर के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, डार्क मैटर के अस्तित्व के बारे में हम जिस मुख्य तरीके से जानते हैं वह आकाशगंगाओं को एक साथ रखने के इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से है। डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल इफेक्ट के बिना गैलेक्सीज इतनी तेज़ी से घूम रही हैं कि उनके विजिबल मैटर, तारे, ग्रह, गैस और धूल का ग्रेविटेशनल इफेक्ट उन्हें अलग होने से रोकने के लिए अपर्याप्त होगा। और इसका मतलब है कि जैसे डार्क एनर्जी बड़े पैमाने पर चीज़ों को अलग कर रही है, डार्क मैटर छोटे पैमाने पर आकाशगंगाओं को एक साथ जोड़े हुए है, और इस लिहाज से डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को ब्रह्मांड में लगभग विपरीत प्रभाव डालने वाला माना जा सकता है। और हम इस डार्क एनर्जी को एंटी ग्रेविटी या नेगेटिव प्रेशर के रूप में भी समझ सकते हैं। तो ऐसा लगता है मानो डार्क एनर्जी और ग्रेविटेशन ब्रह्मांड में रस्साकशी कर रहे हैं और ब्रह्मांड रस्सी की तरह काम कर रहा है, और ग्रेविटेशन के पक्ष में सबसे अधिक खिंचाव वाला मुख्य पार्टनर जो है डार्क मैटर है। और लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये कितना शक्तिशाली है। और ब्रह्मांड की ऊर्जा और पदार्थ सामग्री के संदर्भ में हमने देखा है कि डार्क एनर्जी का हिस्सा लगभग 68% से 72% है, और इससे ब्रह्मांड के पदार्थ और एनर्जी बजट का लगभग 32% से 28% हिस्सा बाकी सभी चीज़ों के लिए बच जाता है, मुख्य रूप से जिसमें डार्क मैटर और बैरियोनिक मैटर है। और सर्न के अनुसार ब्रह्मांड में डार्क मैटर का वज़न बैरियोनिक मैटर से लगभग 6:1 के रेशो में है, और इसका अर्थ है कि इस ऊर्जा और पदार्थ बजट का लगभग 25% डार्क मैटर है। और इसका परिणाम यह चौंकाने वाला एहसास है कि सितारों, ग्रहों और हमारे आसपास जो कुछ भी हम देखते हैं उसे बनाने वाला पदार्थ ब्रह्मांड की कुल सामग्री का 5% से अधिक नहीं है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अंधकार में ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाना वैज्ञानिकों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इसके अस्तित्व का अर्थ यह है कि वस्तुतः हमें यह पता नहीं है कि ब्रह्मांड का लगभग 95% पार्ट क्या है। और ब्रह्मांड के विस्तार में तेज़ी की खोज के माध्यम से डार्क एनर्जी का पहला पता 1990 के दशक के अंत में स्वतंत्र रूप से काम कर रहे वैज्ञानिकों की 2 टीमों द्वारा लगाया गया था। और ये टीमें टाइप 1A सुपरनोवा का सर्वेक्षण कर रही थीं,
और ब्रह्मांडीय विस्फोट जो तब होते हैं जब विशाल तारे मर जाते हैं और जो लाइट एमिशन को इतना समान रूप से उत्पन्न करते हैं कि ब्रह्मांडीय दूरियों को नापने के लिए ये सबसे अच्छे होते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, दूर के सोर्सेज से आने वाली लाइट जिसे पृथ्वी तक पहुंचने में लंबा समय लगता है, उसकी वेवलेंथ फैल जाती है। और चूंकि लाल रंग लंबी तरंग प्रकाश से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके परिणाम स्वरूप प्रकाश का रेड होना होता है, प्रकाश रेड हो जाता है, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स और कॉस्मोलॉजिस्ट रेड शिफ्ट कहते हैं। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड का एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन लगातार हो रहा है और लाइट सोर्स जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका प्रकाश लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है तथा ब्रह्मांड के यंग होने के समय से मौजूद अत्यंत दूरवर्ती स्रोतों से आने वाला प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड क्षेत्र में ट्रांसफ़र हो जाता है। और कॉस्मोलॉजिस्ट इन तथाकथित स्टैंडर्ड कैंडल सुपरनोवाओं का ऑब्जर्वेशन इस विस्तार की दर को मापने के लिए कर रहे थे, जिसे हबल कांस्टेंट कहा जाता है। और उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड के बहुत युवा होने पर विस्फोटित हुए अधिक दूर स्थित सुपरनोवा अपेक्षा से अधिक मंद थे, अर्थात डिम थे। इसका मतलब यह था कि ये सुपरनोवा अपेक्षा से अधिक दूर थे, जिसका अर्थ था कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा था। और इस खोज की पुष्टि बाद की ऑब्जर्वेशंस और बिग बैंग के बाद तुरंत बचे हुए रेडिएशन के मेज़रमेंट से होगी, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB कहा जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ और नया जानने को ज़रूर मिला होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।